हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, यानी कि एक वास्तविकता में सुंदर मस्तिष्क। सुंदर से यहाँ पर मतलब है अच्छा, यानी कि जो अच्छा है, जिसकी सोच अच्छी है, ऐसा मस्तिष्क। तो अपना लेसन शुरू करने से पहले हम जान लेते हैं इसके बारे में कि ये किसके बारे में लेसन है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर। देखिए, हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? Who is a genius? What qualities do you think a genius has? यानी कि आपसे प्रश्न किया जा रहा है कि आपके अनुसार एक जीनियस व्यक्ति कौन है। जब आप वर्ड सुनते हो जीनियस, यानी जीनियस मीन्स क्या होता है? प्रतिभावान, प्रतिभाशाली। जब आप इस वर्ड को सुनते हो तो आपके दिमाग में किसकी छवि आती है, किसके बारे में आप सोचते हो कि कौन होता है एक जीनियस और उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। अभी देखिए, हम इस लेसन में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट who took the world by storm about 100 years ago. In the summer of 1905, the 26-year-old published in quick succession 4 groundbreaking papers about light, the motion of particles, the electrodynamics of moving bodies and energy. कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में, जिन्होंने हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि अचानक से या बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सफलता या प्रसिद्धि प्राप्त कर लेना। आज से 100 वर्ष पहले एक जर्मन व्यक्ति ने बहुत ही जल्दी बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त कर ली। ऐसे व्यक्ति के बारे में हम पढ़ेंगे। इन द समर, गर्मियों में 1905 में इस 26 साल के व्यक्ति ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स जो थे वो प्रिंट करवाए या पब्लिश करवाए। किस किस के बारे में थे? फर्स्ट पेपर था अबाउट लाइट के बारे में, सेकेंड वन द मोशन ऑफ पार्टिकल्स के बारे में, तीसरा द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज़ और फोर्थ वन था द एनर्जी वर्क के बारे में। यानी कि यहाँ पर एक समराइज रूप में बोला जाए तो फिजिक्स के बारे में, भौतिक विज्ञान के बारे में, कुछ तथ्यों के बारे में कुछ पेपर प्रकाशित करवाए। हिज वर्क टुक अप ओनली अ फ्यू पेजेस इन द साइंटिफिक जर्नल्स but changed forever our understanding of space, time and the entire cosmos and transformed the name Einstein into a synonym for genius. लेकिन उनका ये जो काम था, उसने जो जिस जर्नल में वो छपवाते थे, अपने पब्लिश करवाते थे अपने इन पेपर्स को, उसमें बहुत वो थोड़ा सा स्पेस लेते थे, लेकिन उन्होंने जो लिखा था, जो उन्होंने फैक्ट्स बताए थे, उसने हमारी जो अंडरस्टैंडिंग, यानी कि जो हमारी समझ थी स्पेस के बारे में, समय के बारे में, एंड द इंटायर कॉस्मॉस, कॉस्मॉस कहते हैं ब्रह्मांड को, और इस पूरे ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी समझ थी, जो हम उस समय तक जानते थे, उसको हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और अपना नाम आइंस्टीन को हमेशा के लिए जीनियस यानी कि प्रतिभावान के पर्यायवाची के रूप में बदल दिया। तो अभी आप समझ गए होंगे कि हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। तो अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई, जब यहाँ पर आइंस्टीन की बात हो रही है तो चैप्टर का नाम होना चाहिए था अ ट्रूली जीनियस माइंड और इंटेलिजेंट माइंड, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ बात हो रही है ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। यानी कि इससे ये क्लियर हो रहा है कि इस स्टोरी में, इस कहानी में, ये जो बायोग्राफी हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं आइंस्टीन की, हम उनके जीवन के उस पक्ष के बारे में बात करेंगे जिससे हमें ये पता चलता है कि वो एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति तो थे ही, एक बड़े वैज्ञानिक थे, साथ ही वो एक बहुत अच्छे इंसान थे जिन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया, उसकी वेलफेयर के लिए हमेशा सोचा और इस क्षेत्र में उन्होंने प्रयास भी किया। तो शुरू करते हैं हम आज का अपना लेसन, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। Albert Einstein was born on 14th March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. On the contrary, his mother thought Albert was a freak. To her, his head seemed much too large. क्या हुआ? अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे, उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन सिटी में हुआ था और उनके अंदर कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि वो बहुत
मतलब ऐसा भाग्य लेकर पैदा हुए कि बहुत बहुत महान व्यक्ति बनेंगे। जैसे ना अपने इंडिया में बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में ही नज़र आ जाते हैं। मीन्स अगर कोई व्यक्ति बहुत ग्रेट बनने वाला है तो वह उसके लक्षण जो है शुरुआत से ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन आइंस्टीन जो है वो इस तरीके के किसी भी मतलब क्या कहेंगे उसको, इंडिकेशन के साथ में जन्म नहीं लिया था उन्होंने। और बल्कि उनकी जो माता जी थी, उनकी जो माँ थी, वो उनको एक फ्रीक होता है, मतलब सन की बोल सकते हैं, या जो थोड़ा लोगों से हट के हो, वो मानती थी कि वो एक सन की हैं। और उनके हिसाब से जो उनका आइंस्टीन का जो सर था वह बहुत ज़्यादा बड़ा था, यानी कि और बच्चों के कंपेरेटिवली बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, आइंस्टीन still wasn't talking. When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. Einstein did not know what to do with other children, and his playmates called him brother boring. So the youngster played by himself. क्या हुआ, और जब वो 2.5 वर्ष के हो गए थे तब तक उन्होंने बोलना शुरू नहीं किया था। जैसा कि नॉर्मली होता है कि 2-2.5 साल का बच्चा होता है तो कुछ वर्ड्स बोलना शुरू कर देता है, लेकिन इन्होंने नहीं सीखा था। और फाइनली जब उन्होंने बोलना सीखना शुरू किया तो वो क्या करते थे कि हर शब्द को 2 बार बोलते थे। और उनको दूसरे बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा खेलना या कहते हैं घुलना मिलना भी नहीं आता था। और जो उसके साथ के बच्चे थे उसे कैसा, उनके लिए वो बहुत ही कैसे बोरिंग थे, उबाऊ थे। सो द यंगस्टर, इसलिए क्या था कि वो हमेशा ना अपने आप के साथ खेलते थे, दूसरे बच्चों के साथ ज़्यादा नहीं खेलते थे, अपने आप के साथ ही ज़्यादा समय बिताते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही इज सेड टू हैव सेड, फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। कहते हैं कि वो शुरुआत से ही जब वो छोटे थे मैकेनिकल जो तकनीकी जो खिलौने होते हैं उनको ज़्यादा पसंद करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि जब उनकी जो न्यू बॉर्न सिस्टर, यानी कि जब उनकी सिस्टर का जन्म हुआ था माजा का, तो उन्होंने पूछा था कि हाँ ठीक है, अच्छी है, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि इसके पहिए कहाँ हैं। थोड़ी सी अजीब बात है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने ये पूछा कि इसके पहिए कहाँ हैं। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession would not matter because he will never make a success at anything. एक बार एक जो हेडमास्टर थे उनके स्कूल के, उन्होंने उनके पिताजी से बोला था कि आइंस्टीन ना कुछ भी प्रोफेशन, यानी कि आगे चल के व्यवसाय कुछ भी चूज़ कर ले, कोई भी मतलब ये बात कोई मैटर ही नहीं करती, कोई मतलब कुछ भी इससे नहीं है, फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सक्सेस यानी कि सफलता को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम टू। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड एमेच्योर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। और फिर क्या हुआ कि आइंस्टीन ने जब वो 6 वर्ष के हो गए तो उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। अब वायलिन सीखना क्यों शुरू किया, ऐसा नहीं कि वो चाहते थे बजाना उसको, लेकिन उनकी माँ चाहती थी, इसलिए उन्होंने वायलिन सीखना शुरू किया। और एक बहुत ही जल्दी वो एक अच्छे वायलिन वादक बन गए। और वो हमेशा कैसे एमेचर का मतलब होता है जो अपने शौक़ के लिए बजाता है, यानी कि वायलिन उन्होंने एक प्रोफेशन के रूप में नहीं अपनाया, एक अमेचर यानी कि शौकिया तौर पर वो हमेशा बजाते थे उसको। और उन्होंने अपनी इस स्किल को, अपनी इस कला को अपनी थ्रू आउट पूरे जीवन भर मेंटेन करके रखा। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पपिल. He went to high school in Munich, where Einstein's family had moved when he was 15 months old, and scored good marks in almost every subject. Einstein hated the school's regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled that he left the school for good. लेकिन जो अब आइंस्टीन थे, जैसा कि शुरुआत में बोला कि उनके हेडमास्टर कहते हैं कुछ भी नहीं कर पाएगा, या उनकी माँ उनको सनकी समझती थी, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो एक अच्छे मतलब प्यूपिल मीन्स होता है स्टूडेंट, की एक अच्छे छात्र नहीं थे, ऐसा नहीं है। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिक, वह म्यूनिक के हाई स्कूल में पढ़े, जहाँ पर उन्होंने म्यूनिक में उनकी फैमिली जब वो 15 साल के थे तब शिफ्ट हो गई थी। और वो सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे जो
नंबर थे वो गेन किया करते थे। लेकिन जो आइंस्टीन थे वो स्कूल का जो रेजिमेंटेशन होता है ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन, मतलब कायदे कानून जो होते थे उनको वो पसंद नहीं करते थे, और इसलिए बहुत उनकी टीचर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट्स भी हुआ करते थे। और 15 वर्ष की आयु होते होते उनको बहुत ज़्यादा वो स्टिफिल्ड मीन्स होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा वो वहाँ पर उसमें अपने आप को घुटन महसूस करने लगे। ऐसा मतलब स्थान जैसे कहते ना कि यहाँ पर मेरा जीना मुश्किल हो गया है, मैं सांस भी नहीं ले पा रहा हूँ, इस तरीके का वो फील करने लगे वहाँ पर, और उन्होंने स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। The previous years, Albert's parents had moved to Milan and left their son with relatives. After prolonged discussion, Einstein got his wish to continue his education in German-speaking Switzerland in a city which was more liberal than Munich. और पिछले कुछ सालों में एल्बर्ट के जो पेरेंट्स थे वो मिलान चले गए थे, और उनको एल्बर्ट को उनके रिलेटिव्स के पास में म्यूनिक में छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग और काफ़ी अपने पेरेंट्स के पास डिस्कशन करने के बाद में आइंस्टीन ने अपना जो जर्मन स्पीकिंग स्विट्ज़रलैंड में एक मतलब कॉलेज में वहाँ पर एडमिशन ले लिया, और वहाँ पर उन्होंने अपनी स्टडी कंटिन्यू की। Einstein was highly gifted in mathematics and interested in physics, and after finishing school, he decided to study at a university in Zurich. But science wasn't the only thing that appealed to the dashing young man with the walrus mustaches. अभी क्या हुआ कि आइंस्टीन जो थे उनको हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स, यानी कि उनका जो गणित था वो बहुत अच्छा था, और उनको फिज़िक्स में भी इंटरेस्ट था, और अपना स्कूल एजुकेशन जो थी उन्होंने ख़त्म करने के बाद में उन्होंने डिसाइड किया कि वो ज्यूरिक के जो यूनिवर्सिटी है उसमें पढ़ेंगे, आगे की शिक्षा लेंगे। लेकिन साइंस ही उनका अकेला जो इंटरेस्ट था वो नहीं था। किसका? डैशिंग यंग मैन उनको कहा गया है। डैशिंग से मतलब होता है बहुत ही आप यहाँ पर स्मार्ट से यहाँ पर मतलब निकलेगा इसका। और विद वॉलरस मुस्टैच, यानी कि वॉलरस जैसी ऊंचे रखने वाला। इसमें जो पिक्स हैं आपकी, आप देख सकते हैं किस तरीके का। एक आइंस्टीन की फ़ोटो 21 ईयर्स की एज की है, और एक 1955 में ली गई है, जैसा कि अभी हम लोग उनको याद करते हैं जिस रूप में। He also felt a special interest in a fellow student, Mileva Merrick, whom he found to be a clever creature. अभी जो आपने पहले पढ़ा कि उनको सिर्फ साइंस में ही इंटरेस्ट नहीं था, अभी बात की जा रही कि इनको किस और चीज़ में इंटरेस्ट था। तो उन्हें अपनी फेलो स्टूडेंट यानी कि साथ में पढ़ने वाली एक जो छात्रा थी मिलेवा मैरिक, उनमें भी बहुत इंटरेस्ट था, और उनके लिए वो एक चतुर प्राणी थी। दिस यंग सर्व हैड कम to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees. अब ये यंग सर्व यानी कि यंग सर्व से मतलब है जो सर्बिया से बिलोंग करता है, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी ज्यूरिक की यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए, क्योंकि ज्यूरिक यूनिवर्सिटी जो थी वो उस समय की कुछ एक यूनिवर्सिटियों में से थी जो उस समय महिलाओं को भी डिग्री देती थी, या फिर आप कह सकते हैं कि जहाँ पर महिलाएं भी शिक्षा प्राप्त करती थीं। Einstein saw in her an ally against the Philistines, those people in his family and at the university with whom he was constantly at odds. और आइंस्टीन को उनमें ना एक एली मीन्स होता है फ्रेंड, एक फ्रेंड नज़र आता था, एक मित्र नज़र आता था। किसके विरुद्ध? फिलिस्टाइंस मीन्स होता है पर्सन हु डजंट लाइक आर्ट एंड लिटरेचर, मीन्स जिसको कला में, लिटरेचर में, साहित्य में कोई बहुत ज़्यादा रुचि ना हो, ऐसे लोग। तो ऐसे लोग जो उसके परिवार में थे या उसकी जो साथ में और यूनिवर्सिटी में वहाँ पर पढ़ने वाले लोग थे, ऐसे लोगों के बीच में वो अपने आप को अलग महसूस करते थे। और ऐसे में ये जो मिलेवा मैरिक थी, इनमें इनको एक फ्रेंड नज़र आता था। द कपल फेल इन लव, और कुछ समय बाद में इन लोगों की जो मित्रता थी वो प्रेम में बदल गई। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स, मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, wrote Einstein, how happy and proud I shall be when we both have brought our work on relativity to a victorious conclusion. अब क्या हुआ कि इन लोगों ने अपने जो इनका जो प्रेम था उसको जीवित रखने के लिए क्या किया, उस समय लेटर सर्वाइव करते थे, यानी कि
पत्र लिखा करते थे, और उसमें भी ये क्या करते थे, जो पत्र लिखते थे आपस में एक दूसरे को, उनमें भी साइंस मिक्स रहती थी। जैसा कि फॉर एग्जांपल उन्होंने दिया है कि आइंस्टीन लिखते हैं हाउ हैप्पी, यानी कि मैं बहुत ही कितना मैं खुश और गौरवान्वित महसूस करूँगा जब हम दोनों अपने कार्य को एक विक्टोरियस यानी कि विजयी नतीजे तक पहुंचाएंगे। यहाँ पर आप इसका डबल मीनिंग देख सकते हैं कि एक तरफ वो शायद अपने प्रेम के सफल होने की बात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो रिलेटिविटी जो एक सिद्धांत वो विकसित कर रहे थे, थ्योरी जो बना रहे थे, उसको उसमें उन्होंने मिक्स कर दिया। In 1900, at the age of 21, Albert Einstein was a university graduate and unemployed. He worked as a teaching assistant, gave private lessons, and finally secured a job in 1902 as a technical expert in the patent office in Bern. अभी क्या हुआ कि 1900 में जब वो 21 ईयर्स के हो गए थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हो चुके थे, उन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, लेकिन वो अभी तक अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार थे, वो कहीं पर कोई काम नहीं कर रहे थे, यानी कि उनको कोई जॉब नहीं मिली थी। और वो उस बीच में फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के रूप में काम किया, प्राइवेट लेसन्स लेते थे वो, और फिर फाइनली 1902 में उन्हें एक जॉब मिल गई टेक्निकल एक्सपर्ट की पेटेंट ऑफिस में, जो कि बर्न में था, which he had supposed to be assessing other pupils' inventions. Einstein was actually developing his own ideas in secret. He is said to have jokingly called his desk drawer at work the Bureau of Theoretical Physics. अब ये जो पेटेंट ऑफिस होता है, यहाँ पे क्या काम होता है कि जो लोग कुछ आविष्कार करते हैं, कुछ खोजें करते हैं, उनको अपने नाम पर वो करवाते हैं। तो उनका काम था दूसरों के काम को पेटेंट करना, लेकिन ये कोई नहीं जानता था कि वो सीक्रेट यानी कि गुप्त रूप से कुछ अपना काम भी कर रहे थे। और वो मजाक मजाक में जो उनकी डेस्क थी जिस पर वो बैठते थे, उस पर इन्होंने इतने सारे कागज़ इकट्ठे कर रखे थे कि वो उसको क्या कहते थे, ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स। ब्यूरो मीन्स होता है कार्यालय, थ्योरेटिकल फिजिक्स यानी कि भौतिक विज्ञान का जो थ्योरीज का पूरा मतलब कार्यालय बोला करते थे अपनी डेस्क को वो। वन ऑफ द फेमस पेपर of 1905 was Einstein's special theory of relativity, according to which time and distance are not absolute. Indeed, two perfectly accurate clocks will not continue to show the same time if they come together again after a journey if one of them has been moving very fast relative to the other. सन 1905 में आइंस्टीन की एक थ्योरी आई, सापेक्षता का सिद्धांत, रिलेटिविटी की थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि टाइम यानी कि समय और दूरी जो है वो निश्चित नहीं है। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा कि यदि हम दो घड़ियों को बिल्कुल एक्यूरेट यानी कि एकदम एक समय पर मिला दें और फिर उनको कुछ समय के लिए छोड़ दें चलाकर, और एक निश्चित समय के बाद मान लीजिए 24 घंटे के बाद अगर हम उनको देखें तो वे दोनों घड़ियां अलग अलग समय बताएंगी, क्योंकि दोनों की जो स्पीड है चलने की सुइयों की वो अलग अलग है। फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला विच डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी। और इस बेस पर वर्ल्ड का सबसे बहुत फेमस फार्मूला बना जो कि मास और एनर्जी के बीच के रिलेशनशिप को बनाता है। ये फिजिक्स में जो बच्चे स्टूडेंट्स होंगे वो इसको जानते होंगे, E=mc2। दिस इज इन दिस मैथमेटिकल इक्वेशन E स्टैंड फॉर एनर्जी, M फॉर मास एंड C फॉर स्पीड of the light in a vacuum. So, while Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling. Albert had wanted to marry Mileva right after finishing his studies, but his mother was against it. She thought Mileva, who was 3 years older than her son, was too old for him. She was also bothered with Mileva's intelligence. She is a book like you, his mother said. Einstein put the wedding off. अब क्या हुआ कि जिस समय पर आइंस्टीन फिजिक्स की जो बहुत कठिन समस्याएं थी उनको सॉल्व कर रहे थे, उसी समय उनकी जो प्राइवेट लाइफ थी, जो व्यक्तिगत जीवन था, वो थोड़ा सा अनरिवील्ड था। उसमें क्या हुआ कि वो मिलेवा जो उनकी मित्र थी उनसे वो शादी करना चाहते थे, लेकिन उनकी माँ इसके अगेंस्ट थी। अब माँ अगेंस्ट क्यों थी? क्योंकि जो मिलेवा थी वो उनसे 3 वर्ष बड़ी थी आयु में, और उनकी माँ सोचती थी कि ये 3 वर्ष का जो गैप होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही वो भी एक इंटेलेक्चुअल पर्सन थी, बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करती थी, तो उन्होंने उस पर भी उन्होंने कमेंट किया कि वो भी कि जो मिलेवा है वो तुम्हारी ही तरह एक बुक है।
वो इस शादी में इंटरेस्टेड नहीं थी उनकी माँ, जिसकी वजह से फिर आइंस्टीन ने उस शादी को पोस्टपोन कर दिया। The pair finally married in January 1903 and had two sons, but a few years later the marriage faltered. Mileva, meanwhile, was losing her intellectual ambition and becoming an unhappy housewife. After years of constant fighting, the couple finally divorced in 1919. Einstein married his cousin Elsa the same year. लेकिन क्या हुआ कि इस जोड़े ने फाइनली 1903 में शादी कर ली, उनको 2 बेटे हुए। लेकिन कुछ ही वर्ष बाद दोनों की जो शादी थी उसमें प्रॉब्लम्स आने लगीं, और इसी बीच में क्या हुआ कि जो मिलेवा थी बहुत ज़्यादा इतनी होशियार थी, वो भी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। उन्होंने जो उनका इंटेलेक्चुअल एम्बिशन यानी कि बौद्धिक जो उनके एम्बिशंस थे, महत्वाकांक्षाएं थी, वो सब उनकी कहीं ना कहीं लॉस हो गई, छूट गई थी, और एक बहुत ही टिपिकल वो हाउसवाइफ बन चुकी थी, और वो अनहैप्पी थी अपने इस जीवन से, वो खुश नहीं थी। और काफ़ी समय, एक लंबे झगड़ों के बाद में फाइनली उन लोगों ने 1919 में डिवोर्स ले लिया, और आइंस्टीन ने उसी वर्ष अपनी कज़िन एल्सा से शादी कर ली। Einstein's a new personal chapter coincided with his rise to world fame. In 1915, he had published his journal Theory of Relativity, which provided a new interpretation of gravity and eclipses of the sun. In 1919, brought proof that it was accurate. अब क्या हुआ कि 1915 में आइंस्टीन ने एक जो थ्योरी दी रिलेटिविटी की, और उसकी जो भी उन्होंने उसमें बताया, उसने उनको एक बहुत ही बड़ा विश्व प्रसिद्धि जो उनके लिए ला दी, यानी कि बहुत ज़्यादा फेमस हो गए वो। और उनकी जो थ्योरी थी उसको 1919 में जो सूर्य ग्रहण पड़ा, वो उसने उसे प्रूव कर दिया कि उन्होंने जो भी गणनाएं की थी वो बिल्कुल सही थी, बिल्कुल एक्यूरेट थी। आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच the light from fixed stars would be deflected through the sun's gravitational field. और इसमें उन्होंने क्या बताया था कि जो सन का जो ग्रेविटेशनल क्षेत्र है, उससे जो तारों का जो प्रकाश है वो कितने एक्सटेंट तक डिफ्लेक्ट करेगा, इस बारे में उन्होंने बताया था। और न्यूज़पेपर में उस समय जो छपते थे, उन्होंने इस बात को क्या बोला, अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति कहा। Einstein received the Nobel Prize for Physics in 1921. He was showered with honors and invitations from all over the world and lauded with the press. 1921 में आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ मिला, और उन्हें बहुत सम्मान मिला विश्व स्तर पर। उन्हें इनविटेशंस मिलते थे कि वो बाहर जाएं लेक्चर्स के लिए, या अपने जो आविष्कार उन्होंने किए उनके डेमोन्स्ट्रेशंस के लिए। When the Nazis came to power in Germany in 1933, Einstein emigrated to the United States. 5 years later, the discovery of nuclear fission in Berlin had American physicists in an uproar. Many of them had fled from fascism just as Einstein had, and now they were afraid the Nazis could build and use an atomic bomb. 1933 में जर्मनी में नाजीज़ ने सत्ता ले ली, यानी कि नाजीज़ वहाँ पर आ गए और सत्ता में आ गए। आइंस्टीन वहाँ से फिर यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि अमेरिका में आ गए, और 5 साल बाद डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिशन इन बर्लिन में न्यूक्लियर फिशन यानी कि जो परमाणु विखंडन था उसकी खोज हुई, और जिसने जो अमेरिका के साइंटिस्ट थे, जो फिजिसिस्ट थे, भौतिक शास्त्री थे, उनके बीच में बहुत ही अप्रोर यानी कि चिंता वाला जो माहौल था वो क्रिएट कर दिया। वहाँ से बहुत सारे जो लोग थे फासिज्म से बचकर अमेरिका में शिफ्ट हो गए आकर, जस्ट एज आइंस्टीन। जैसे आइंस्टीन वहाँ से नाजियों से का उन्हें पसंद नहीं था जो शासन था, तो वो अमेरिका में आ गए थे। और अब इन लोगों के बीच में ये चिंता का विषय था कि जो नाजीज़ हैं वो क्या कर सकते हैं कि एटम बम बना सकते हैं। एट द अर्जिंग ऑफ अ कॉलीग, आइंस्टीन wrote a letter to the American President Franklin D. Roosevelt on 2nd August 1939, in which he warned a single bomb of this type exploded in a port might very well destroy the whole port together with some of the surrounding territory.
क्या हुआ कि फिर जो इस चिंता में उनके जो एक कलीग थे, यानी कि साथ में काम करने वाले थे आइंस्टीन ने, उन्होंने उनको प्रेशर में डाला कि आप उसके बारे में कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने आइंस्टीन ने अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट, उनको एक लेटर लिखा 2 अगस्त 1939 को, जिसमें उन्होंने उन्हें चेतावनी दी कि ये जो बम नाजीज जो बना रहे हैं, इस टाइप का एक बम भी यदि एक्सप्लोड कर दिया जाता है तो वह पूरा, यानी कि अगर एक बंदरगाह, पोर्ट मीन्स होता है कि अगर बंदरगाह पर एक इस तरीके का बम फोड़ दिया जाए तो पूरे उसको बंदरगाह को, वो पोर्ट को तबाह कर देगा। साथ ही उसके आसपास का टेरिटरी मीन्स होता है क्षेत्र, जितना भी आसपास का क्षेत्र है उस सबको भी वो बर्बाद कर देगा। His words did not fail to have an effect. The Americans developed the atomic bomb in a secret project of their own and dropped it on the Japanese cities of Hiroshima and Nagasaki in August 1945. और जो उनके जो आइंस्टीन के जो वर्ड्स थे वो बेकार नहीं गए, उनका बहुत बड़ा प्रभाव हुआ अमेरिकन प्रेसिडेंट पर। और फिर अमेरिकन्स ने सीक्रेटली, यानी कि चुपचाप सीक्रेट तरीके से, गोपनीय तरीके से अपना खुद का एक एटम बम तैयार कर लिया, जिसको उन्होंने अगस्त 1945 में जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर डाला, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। और उसके अभी भी इफ़ेक्ट्स कहते हैं दिखाई देते हैं, बच्चे अभी भी विकलांग वहाँ पैदा होते हैं। वो आप सोच सकते हैं कि वो कितना विनाशकारी बॉम्ब रहा होगा। आइंस्टीन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द destruction. This time he wrote a public missive to the United Nations. In it he proposed the formation of a world government. अब क्या हुआ कि ये जो भी हुआ, अमेरिकन्स ने जो वो बॉम्ब ब्लास्ट किया हिरोशिमा और नागासाकी पर, इससे आइंस्टीन जो थे बहुत ज़्यादा अंदर से हिल गए थे, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा इसका दुख हुआ था। और इस बार उन्होंने यूनाइटेड नेशन को एक ओपन लेटर लिखा। पब्लिक मिसिव मीन्स होता है राजनीतिक जो संदेश होता है, लेटर पत्र जो लिखा जाता है वो लिखा। और उसमें उन्होंने प्रस्ताव रखा कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट, यानी कि विश्व की जो सरकार है वो बनाई जाए। लेकिन जिस प्रकार जो रोजवेल्ट को उन्होंने लेटर लिखा था उसका इफ़ेक्ट हुआ, उन लोगों ने बॉम्ब बना लिया, लेकिन इस लेटर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं हुआ। But over the next decade, Einstein got more involved in politics, agitating for an end to the arms build-up and using his popularity to campaign for peace and democracy. तो फिर क्या हुआ कि आगे के कुछ जो 10 वर्ष थे उनमें आइंस्टीन जो थे वो बहुत ज़्यादा राजनीति में सक्रिय हो गए। उन्होंने आंदोलन किए ये कि बहुत ज़्यादा आर्म्स, यानी कि जो हथियार हैं वो ना बनाए जाएं, क्योंकि ये विनाशकारी होते हैं। और उनकी जो उस समय पॉपुलैरिटी थी, यानी कि लोग उनको सुनते थे, समझते थे, तो उन्होंने अपनी उस पॉपुलैरिटी का प्रयोग किया किसमें, लोगों को ये समझाने में, शांति और प्रजातंत्र के बारे में बताने के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, he was celebrated as a visionary and world citizen as much as a scientific genius. और जब 1955 में 76 ईयर्स की एज में जब उनकी डेथ हुई तो उनको कैसे एक विजनरी एंड वर्ल्ड सिटीज़न के रूप में याद किया जाता है। यानी विजनरी यानी कि जो दिव्य दृष्टा होता है, और वर्ल्ड सिटीजन संसार के नागरिक के रूप में उनका अभिनंदन किया गया। तो ये था आज का हमारा लेसन अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हमने आइंस्टीन के बारे में जाना, उनके जीवन के उस पक्ष के बारे में जाना जो कि उन्हें एक बुद्धिमान व्यक्ति के साथ साथ में एक बहुत अच्छा इंसान साबित करता है। आई होप आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।